गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातें की थी वेक्टर्स की। वेक्टर्स के बेटा हमने कुछ टाइप पढ़े थे और हमने बेसिकली बात की थी ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर बेटा एडिशन की बातें की थी और फिर हमने उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। आज के क्लास में बेटा हम लोग वेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे और हम कुछ पुरानी चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि चीज़ें बेटा लिंक्ड हैं आपस में, तो हमें पीछे से भी थोड़ा सा लेके चलना होगा। नाउ लास्ट क्लास में बेटा हमने सीखा वेक्टर क्या होता है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन बेटा है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एक आदमी बाइक से जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 50 किलोमीटर पर आवर क्या बेटा है उसकी इस मैग्नीट्यूड है और ईस्ट क्या है उसका डायरेक्शन है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी है और वेलोसिटी वेक्टर है। ये बात हमें सबको बेटा पता है, ये पिछले क्लास में हमने अच्छे से बेटा सीखा भी। अब वेक्टर बेटा आगे चलते हैं, कुछ बातें वेक्टर में और करते हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बेटा वेक्टर्स की, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो वेक्टर को बेटा दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग हैं, पोलर और एक्सियल बेटा। पोलर और एक्सियल बेटा वेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग हैं। पोलर वेक्टर बेटा क्या होते हैं, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। जैसे बेटा अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम यहां से बेटा यहां आए और हमारा डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और एक फिक्स एंड पॉइंट भी हुआ। तो ऐसा वेक्टर जिसके पास फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिक्स एंड पॉइंट हो उसे हम कहेंगे पोलर वेक्टर। ये जैसे फोर्स की बात करें, मान लो ये फोर्स बेटा हम लगा रहे हैं हाथ पे ऐसे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जहां लगा रहे हैं वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है बेटा। तो एक फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा किसी वेक्टर का, तो वो वेक्टर भी पोलर वेक्टर कहलाएगा। तो ऐसे जितने भी वेक्टर हैं जिनके पास फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिक्स एंड पॉइंट हो बेटा, या फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उसे बेटा हम क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर बेटा कहेंगे। जिसमें हमने बताया डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, लीनियर मोमेंटम P = mv हमने पढ़ा है, पढ़ेंगे भी आगे, फोर्स हो गया, एंड बहुत सारे बेटा ऐसे वेक्टर, ये सब बेटा पोलर वेक्टर कहलाते हैं। अरे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार बेटा, क्या लिखिए, दे आर दोज हु हैव फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट और फिक्स एंड पॉइंट और फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया। और दो बेटा हमने यहां पर एग्जांपल लिख दिए। अच्छा, दूसरा बेटा टाइप होता है हमारा, वो है एक्सियल बेटा वेक्टर। अब अगर साफ बात कहूं तो भाई आपको अभी एक्सियल वेक्टर समझ में नहीं आएगा ज्यादा। अगले पे चलते हैं, एक्सियल बेटा वेक्टर। एक्सियल वेक्टर आपको ज्यादा समझ में आएगा नहीं भाई अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा साइंसेस फिजिक्स आपस में पूरी लिंक्ड है ना। तो कुछ चीज़ें आगे आने वाली है, उनको हम पहले पढ़ लेते हैं तो उतना क्लैरिटी नहीं आती, लेकिन कोई टेंशन ना ले, जैसे जैसे बढ़ेंगे क्लैरिटी आती जाएगी। तो जैसे एक चीज़ देखिए, फोर्स हम समझते बेटा हैं, जैसे ये हमारे हाथ पे ये रखा हुआ रॉड है, पेन मतलब रॉड, तो इस पर हम ऐसे पुश कर रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं। आगे फोर्स पे चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे हम, तो ये फोर्स हो गया। अच्छा, अगर इस रॉड को हम ऐसे पकड़ लें, ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं हिंज। हिंज वर्ड सुना होगा आपने, हिंज जॉइंट, और फिर फोर्स लगाएं तो फोर्स इसे घुमाएगा। फोर्स बेटा इसे क्या करे, घुमाएगा। फोर्स का ये इफेक्ट को बोलते हैं टॉर्क, TORQUE, टॉर्क बेटा बोलते हैं। ठीक है, इसको बेटा हम टॉर्क बोलते हैं। ये टॉर्क बेटा आगे चैप्टर में आएगा, रोटेशनल मोशन में हम इसको अलग से बेटा पढ़ेंगे। वेक्टर में भी आप देखो बुक्स पढ़ोगे तो वहां टॉर्क वगैरह का नाम दे देते हैं, तो इसलिए मैंने भी ले दिया, वरना ये आगे चैप्टर में आएगा हमारा जो है। तो ये जो टॉर्क है ये बॉडी को घुमाता है बेटा, तो ये जो घुमाने वाले वेक्टर होते हैं इन्हें बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। क्यों एक्सियल वेक्टर नाम आया, जैसे मान लीजिए फैन लगा होता, फैन घूमता है अबाउट अ रॉड अराउंड अ एक्सिस, रॉड इज एक्सिस, तो एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा उसे बेटा क्या बोलेंगे, एक्सियल बेटा वेक्टर बोलेंगे। तो जैसे कि बेटा फैन है, फैन घूम रहा है रॉड के अबाउट, रॉड है एक्सिस, तो जो एक्सियल वेक्टर होंगे अभी हल्का समझिए वो अलॉन्ग एक्सिस होंगे। और एक्सिस सोच सकते हैं ऊपर बहुत दूर से नीचे बहुत दूर तक होगी, तो एक्सिस तो बहुत लंबी चौड़ी होगी जिसका ना कोई एंड होगा उधर वाला ना इधर वाला,
अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए बेटा, हमारी जो अर्थ है वो घूमती है, किसके अबाउट घूमती है? एक्सिस। तो कभी कभी आपने देखा होगा बुक्स में एक्सिस बनाते हुए, तो वो एक्सिस कहाँ तक जाएगी? इन्फानाइट ऊपर, और नीचे कहाँ? इन्फानाइट तक। तो जो वेक्टर इस एक्सिस पे होगा इन्फानाइट से इन्फानाइट होगा, मतलब कोई फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, कोई फिक्स एंड पॉइंट नहीं होगा बेटा जिसका, क्योंकि वो अलॉन्ग एक्सिस है, एक्सिस से इन्फानाइट से उस इन्फानाइट तक जाएगी, उस वेक्टर को कहेंगे एक्सियल वेक्टर बेटा। टॉर एक नाम लिया जो आगे चल के बेटा चैप्टर में अच्छे से हम समझेंगे, अभी इतना ही बहुत है बेटा बस। तो एक्सियल वेक्टर पढ़ लेते हैं। दे आर दोज विच डू नॉट हैव फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, दे आर अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा। नाम मैंने किसका लिया बेटा? टॉर्क का। और भी नाम आएंगे, एंगुलर मोमेंटम आएगा, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सब डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, वो कंफ्यूजन बेटा क्रिएट करेगा, जब आएगा तब पढ़ेंगे बेटा। हल्का सा आइडिया ले लिया कि वेक्टर को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते बेटा हम लोग हैं, कौन कौन से? पोलर और एक्सियल बेटा। इतना अभी काफी है, जैसे आगे सब्जेक्ट में बढ़ेंगे क्लैरिटीज बढ़ती चली जाएंगी बेटा। ना एक टर्म और बेटा आता है टेंसर्स। जैसे हमने बेटा क्या पढ़ा पिछले क्लास में? स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर एक लाइन ही पढ़ी थी। स्केलर क्या होते हैं भाई? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, उसे हम क्या बेटा कहते हैं? स्केलर कहते हैं। वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। अच्छा, ये टेंसर्स क्या होते हैं? इसके बारे में से थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं, थोड़ा कंफ्यूजन्स भी हैं, खत्म कर लेते हैं। टेंसर्स बेटा बेसिकली जो होते हैं वो स्केलर्स ही होते हैं। टेंसर्स बेसिकली बेटा स्केलर्स ही होते हैं, बट ऐसे स्केलर्स होते हैं जिनकी डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। होते स्केलर हैं लेकिन डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी एक टेंसर है। तो डेंसिटी टेंसर कैसे है? इसको बेटा हम एग्जांपल एक समझ सकते हैं। मान लो एक गंदे से तालाब की बात करें, कीचड़ वाला तालाब की बात करें। आप जानते हो उसमें मिट्टी बहुत कंटेंट ज़्यादा होगा, पानी में मिक्स होगा। और आप ये भी जानते हैं कि मिट्टी नीचे की तरफ बैठती है, हैवी होती है, तो सैंड नीचे बैठेगी, पानी ऊपर रहेगा, एज कंपेयर लाइट है। लेकिन अगर मिट्टी मिक्स है पानी में, सैंड मिक्स है बेटा पानी में, तो ऊपर भी थोड़ा सैंड का अमाउंट होगा, नीचे होगा, लेकिन नीचे ज़्यादा होगा। तो अगर सोचिए अगर ऐसे तैर के जाएं तो ऐसे डेंसिटी क्या करेगी? बढ़ेगी बेटा। अगर पानी के अंदर थोड़ा जाके और ऐसे तैरें तो ऐसे डेंसिटी क्या रहेगी? लेयर में कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे डेंसिटी कांस्टेंट है, ऐसे डेंसिटी बढ़ेगी। तो इस डायरेक्शन में डेंसिटी अलग तरीके से है और इस डायरेक्शन में अलग तरीके से है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट डायरेक्शन में डेंसिटी डिफरेंट हो गई। इसे बेटा क्या बेटा बोलेंगे? टेंसर बोलेंगे। तो टेंसर बेटा क्या होते हैं? दे आर स्केलर्स विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एग्जांपल क्या लिया? डेंसिटी। प्रेशर भी टेंसर बेटा है। ऐसी कोई भी सर स्केलर जिसकी आप डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू सोच सकते हैं या हो सकती बेटा है, वो हमारा टेंसर होगा बेटा। कुछ लोग कहते हैं प्रेशर स्केलर, ऑफ कोर्स स्केलर है। सारे के सारे टेंसर बेटा स्केलर, इसमें कोई शक नहीं है। कोई बहस करता है भाई ये टेंसर बोल रहे हो स्केलर है, बिल्कुल है, उसमें क्या शक है भाई? वो बेशक वो 100% जो है वो टेंसर जो है वो स्केलर ही है, बट अगर उसमें डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज हैं तो वो हमारा टेंसर कहलाएगा बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में आपने सुना होगा, जब आपने लाइट पढ़ा होगा बेटा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना होगा, ये भी टेंसर है। और मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं फिजिक्स में वो टेंसर्स बेटा हैं। स्केलर्स जिनके पास डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू हो, वो सारे स्केलर्स बेटा हमारे टेंसर हैं। तो जितनी वैल्यूज ऐसी आएंगी पूरे फिजिक्स में वो सारे के सारे ही टेंसर कहलाएंगे बेटा। तो समझ गए बेटा? ओवरऑल क्वांटिटीज को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। क्वांटिटीज समझते हैं, फिजिकल और नहीं समझते बेटा। स्केलर, वेक्टर और टेंसर बेटा। तो स्केलर जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, टेंसर वो स्केलर जिनकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, उन्हें हम टेंसर्स बेटा कहलाते हैं। बोलो समझ में आई बात बेटा? ये फर्स्ट क्लास में मैंने बेटा नहीं बताया, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मुझे कंसंट्रेट करना था, हमें कंसंट्रेट करना था ट्रायंगल लॉ पे बेटा। तो अब मैं वो सारी बातें बता रहा हूँ जो पिछले क्लास में हमने डील नहीं की थी बेटा, जो थ्योरेटिकल बातें थी वो आज दे रहा हूँ। ऐसे आगे भी चल लेते रहेंगे। कई बार तरीका ये होता है कि लोग पूरा थ्योरी पढ़ते बेटा हैं फिर पूरा न्यूमेरिकल। हम ऐसा नहीं करेंगे बेटा, जैसी थ्योरी फिर न्यूमेरिकल, ऐसे बेटा करते रहेंगे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे बेटा, फिर उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी कंपैरेटिव सा लगेगा।
आइए बेटा कुछ वेक्टर्स की बात हम लोग और करते हैं। हम बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर की, को टर्मिनस वेक्टर की, को लीनियर वेक्टर की और को प्लानर वेक्टर की। ये चारों बेटा हम एक साथ पढ़ लें बेटा। तो वेक्टर बेटा यहां पे चार और नाम ले लिए हमने। पहले बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर की। को मतलब क्या होता है? आप कोएड स्कूल में पढ़ते होंगे। तो कोएड स्कूल क्या है? को एजुकेशनल। तो को एजुकेशनल क्या बेटा है? जहां गर्ल्स एंड बॉयज जो है साथ साथ जो है स्टडी करते हैं, वो स्कूल को हम क्या बोलते हैं? को एजुकेशनल। तो को मतलब साथ साथ। और भी मीनिंग हो सकते हैं, आप जानते हैं इंग्लिश में एक वर्ड के और भी मीनिंग हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो किस सेंस में कहां यूज हो रहा है, लेकिन को मतलब सर यहां साथ साथ है। ठीक है। अच्छा, को इनिशियल, इनिशियल समझते हैं स्टार्टिंग। तो वो वेक्टर जिनका इनिशियल साथ साथ हो, मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट से साथ साथ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। पिछले क्लास में हमने क्या बेटा पढ़ा था कि अगर हमारा ये वेक्टर है तो हम जानते हैं इसे हम टेल कहते हैं, इसे बेटा हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। आपको याद होगा वेक्टर में अगर किसी लाइन से बनाए तो लाइन पे एरो लगा देते हैं। तो यहां पर बेटा ये जो हमारा है इसे टेल कहते हैं, इसे बेटा क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। जहां एरो लगा उसे हेड कहते हैं। तो वेक्टर कहां से कहां होता है? टेल से हेड। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। तो वेक्टर कहां से कहां होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट। तो अगर दो वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ये वाला वेक्टर बेटा हमारा है, कोई भी वेक्टर मान लो, ए मान लो, और ये वेक्टर बेटा बी मान लो हमारे पास, तो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। तो भाई अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गए तो बेटा उसे क्या बोलेंगे हम? को इनिशियल वेक्टर वेक्टर बोलेंगे। क्या बात समझ आई बेटा? अच्छा, अब तो अब बाकी सारे खुद बता दोगे। को टर्मिनस क्या होता है? को टर्मिनस, टर्मिनस किससे आया? टर्मिनल सुना होगा, बस टर्मिनल। तो बस टर्मिनल क्या होता है? जहां बस जाके खत्म हो जाती है। अरे बस नहीं खत्म होती भाई, बस कैसे खत्म हो जाएगी? मतलब जहां बस जाके फाइनली सारे पैसेंजर्स को उतार देती है, उसे क्या कहते हैं? बस टर्मिनल कहते हैं। तो ऐसे ही टर्मिनल मतलब क्या होता है? जहां बस का रूट खत्म हो गया, जहां बस का रूट खत्म हो गया, एंड आखिरी हिस्सा। तो को टर्मिनल मतलब, टर्मिनस मतलब जिनके आखिरी हिस्से साथ हो, तो मतलब जिनका एंड पॉइंट एक साथ हो। तो ये दो बेटा वेक्टर देखो, टेल से हेड, टेल से हेड, दोनों के हेड साथ साथ हैं, आखिरी हिस्से साथ साथ हैं, इन्हें को टर्मिनस कहेंगे। तो क्या हुआ बेटा? वेक्टर्स हैविंग सेम एंड पॉइंट, जिनके एंड पॉइंट आखिरी हिस्से साथ साथ होंगे उसे क्या बोलेंगे हम? को टर्मिनस वेक्टर बोलेंगे। नाउ को लीनियर वेक्टर वेक्टर क्या होगा? ये भी नाम बता रहा है। को लीनियर, लीनियर लाइन, एक ही लाइन में हो। तो अगर दो वेक्टर एक ही लाइन में हो या पैरेलल हो ऐसे, तो ये बेटा कोलिनियर कहलाएंगे। अच्छा बताओ, ये बेटा कोलिनियर हैं क्या? क्या ये वाले जो ऐसे हैं, क्या ये कोलिनियर हैं? यस, ये भी बेटा कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब अलोंग सेम लाइन, सेम डायरेक्शन नहीं, सेम डायरेक्शन भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं बेटा हैं। तो कोलिनियर वो जो सेम लाइन पे हो, या पैरेलल लाइन पे भी कर सकते हैं बेटा हम लोग। तो वेक्टर्स अलोंग सेम और पैरेलल लाइन, इनको बेटा क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, को प्लानर वेक्टर क्या होता है? नाम बता रहा है, को प्लानर, जो एक ही प्लेन में हो, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इसमें जितने वेक्टर बनाए ये और सब बेटा जितने बना रहे हो, सबके सब बेटा क्या है? जितने यहां बने, ये बने, ये बने, सारे के सारे क्या है? को प्लानर। क्योंकि सारे के सारे बेटा बोलो कहां है? ये सेम प्लेन में है। तो ये जो कुछ डिफिनेशंस थी बेटा जो आपके काम की हैं, तो मैंने लिख दी, आपको समझा भी दी थोड़ी बहुत, और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं बेटा यूनिट वेक्टर की। पहले बता दूं, पढ़ाने से पहले, ये बड़ा काम का असर है, ये बहुत काम आता है। आप मान के चलो अगर 10 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो कम से कम 5 क्वेश्चंस में यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट जरूर यूज होगा बेटा।
50% एटलीस्ट यूनिट वेक्टर काम आता है बेटा में। तो बड़ा आसान है बेटा ये। देखो आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी अल्फाबेट पे एरो लगा दें तो उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर है, वेक्टर ए बोलते हैं। और किसी भी अल्फाबेट पे अगर हम इस तरह कैप लगा दें तो उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? वेक्टर ए बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर ए बोलेंगे। तो पहले उसे कैसे लिखते हैं वो बता दिया बेटा मैंने आपको, यूनिट वेक्टर ए बोलेंगे, इसे बेटा वेक्टर ए बोलेंगे। अच्छा, अब होता क्या है? यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर बेटा। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी और 1 इज यूनिट वेक्टर बेटा। तो हमने समझ लिया बेटा यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब आइए हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पे आते हैं। ये तो थ्योरेटिकल डिफरेंशिएशन देख लिया बेटा हमने। यूनिट वेक्टर अगर हमें लिखना है बेटा तो ये हमारा यूनिट वेक्टर ए है, तो हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अगर किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बेटा ये हो गया हमारा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर को हम उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसे बेटा बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। तो बेटा अगर हम किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर दें उसकी मैग्नीट्यूड से तो उसे बेटा बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। वेक्टर को डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड से तो उसे बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर बेटा। नाउ मैग्नीट्यूड को बेटा हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नीट्यूड को बेटा हम किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे तो हम ऐसे लिखें और चाहे हम ऐसे लिखें, दोनों बातें बिल्कुल सेम बेटा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। अब आगे सुनो बेटा, इसकी वैल्यू 1 कैसे है ये मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा। पहले एक बात देखो, चाहे इसको या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो चलो हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं। यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए वेक्टर बच गया बेटा, यहां पे ये मैग्नीट्यूड साइड में आ गया और ये ए कैप बच गया। तो वेक्टर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर बेटा। वेक्टर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। नाउ यूनिट वेक्टर की बेटा मैग्नीट्यूड कितनी है? 1। उसके पास सिर्फ क्या है? डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 1 है। तो यूनिट वेक्टर को हम सिर्फ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, इसे बेटा सिर्फ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड है, तो देखो यहां क्या बोल सकते हैं? अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या वेक्टर इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ रहा बेटा? कहने का तरीका बेटा कि वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन है बेटा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन बेटा है। ये डायरेक्शन है क्योंकि मैग्नीट्यूड इसकी 1 होती है। अच्छा, इसकी मैग्नीट्यूड 1 कैसे होती है वो देख लो बेटा। मैं इसको यहां लिखता हूं बेटा, जैसे हमारे पास है ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड लेना है तो लास्ट क्लास में बेटा आपने बताया था कि इस पे मॉड लगा देते बेटा है। लेफ्ट में मॉड लगाया तो बेटा राइट में मॉड लगा देंगे हम। ये क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू बेटा मॉड में कितनी हो जाएगी? ए, और इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? ए। तो ए कैंसिल हो बेटा कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से मिल गया कि अगर हमने दो यहां पे डंडे लगा दिए, मतलब हमने मॉडुलस लगा दिया, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है?
मैग्नीट्यूड निकालना। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। और जब यहां मॉडुलस लगाया तो आप जानते हैं इसको हम ए लिख सकते हैं और उसको भी हम ए लिख सकते हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ए, लिखा ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ए। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर ए, मॉड ऑफ ए वेक्टर ए, डबल मॉड तब भी ए होगा। तो ए क्या करेगा, कैंसिल। बेटा वैल्यू कितनी है बताओ, 1। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बेटा कितनी होगी, 1। हमने प्रूव भी कर लिया। वैसे मैंने ये कहा पहले, स्टेटमेंट दिया और बेटा हमने फिर उसको प्रूव भी कर लिया। तो वापस आ जाओ बेटा, अगर हमें किसी वेक्टर को लिखना होगा तो वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब बेटा क्या बोलो, यूनिट वेक्टर। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां सुनो बेटा, देखो बेटा यहां पर हमारे पास में हम आज तक क्या सुनते आए बेटा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई एक्सिस है, बेटा बाहर बेटा क्या है, जेड एक्सिस। तो अगर कोई ऐसे बना दे, सिर्फ यहां पर ऐसे बना दे और ना भी लिखे, तो आप खुद से कहोगे भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस। बेटा बाहर हमारा बेटा क्या बोलो, जेड एक्सिस है। अपने आप कहोगे इस बात को, सबको पता है, सबको रटा हुआ है। जिसने भी मैथ्स पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो सबको पता होता है ये बात, है ना, पता नहीं पता होता है ना। अच्छा अब क्या है बेटा, यहां पर देखिए हमारे पास में एक और चीज भी आज से पता होगी। हम ये कहेंगे एक्स एक्सिस को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप लगाएंगे। तो हम कहेंगे आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है। ये बेटा बातें अज्यूम की गई, मानी गई। जैसे क्या एक्स है ये, तो एक्स कहां से आया, कहीं से बन के आया नहीं ना भाई, अज्यूम ही तो किया गया ये एक्स है, अजम्पशंस हैं। भाई सूरज कहां से निकलता है, पूरब से निकलता है, उसे पश्चिम भी कहा जा सकता था। अगर शुरुआत में स्टार्टिंग में हमारे जो पूर्वज थे, फोर फादर्स थे, अगर वो कह सकते थे ऐसा, लेकिन उन्होंने पूरब का, तो हम पूरब कहते आ रहे हैं। तो वो मानी गई बात है, कोई मतलब नहीं कि पूरब ही पूरब है, वो कुछ भी हो सकता था। आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा। तो ये हमने क्या माना, आई कैप, हमारे पूर्वज मान गए, हम भी मानेंगे कि आई कैप अगर कहा तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये बात मानने वाली है, समझना इसमें कम, मानना ज्यादा बेटा है। अच्छा जे कैप मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो जिस तरह से हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस थी, आज से हमें 3 यूनिट वेक्टर मिल गए। कौन कौन बेटा बोलो, आई कैप, जे कैप और बेटा के कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जब हम कहेंगे आई कैप तो उसका मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। हम कहेंगे जे कैप, उसका मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये ऑब्वियस होगा। जैसे मम्मी ने कहा जाओ बेटा बाइक लेके जाओ और मार्केट से ये वाला सामान लेके आओ। अब मम्मी आपको नहीं बताएंगी कि आपको रोड पे किस साइड चलना है, ये आपको अज्यूम्ड है कि आपको रोड पे लेफ्ट साइड चलना है। हाँ कुछ लोग चलते हैं राइट साइड, उल्टे एक्सेंट करते हैं, करवाते हैं, लेकिन ज्यादातर समझदार लोग कहां चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे। तो वो अज्यूम्ड है, वो पता है। तो ऐसे ही ये भी अज्यूम्ड हो गया। अब इसे कोई नहीं कहेगा सर अगर उसने ये वाई पे दे दिया तो, नहीं देगा भाई, ये एक्स पे ही होगा, ये वाई पे होगा, जे पे होगा, ये फिक्स हो गया। जैसे रोड पे लेफ्ट साइड चलना फिक्स हो गया। हाँ ये अलग बात है, कुछ लोग उल्टा रूल नहीं मानते, कुछ लोग होते हैं स्मार्ट लोग होते हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं अपना दूसरों का भी, वो अलग बात हो गई बेटा, है ना। तो उनकी बात नहीं करेंगे। अदरवाइज जितने समझदार लोग हैं वो सारे लोग जो हैं इसको मानते बेटा, हम भी मानेंगे। अच्छा अब यहां एक चीज देखो बेटा, इसमें जैसे मैं क्या कर रहा था, इस बात आगे बेटा काम आएगी, ये ध्यान रखना यहां से। जैसे ए वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप है। तो मान लीजिए अगर हमने कहा कोई वेक्टर है एक्स एक्सिस पे और उसकी मैग्नीट्यूड 2 है और वो ए वेक्टर हमारे पास है, तो उसे कैसे लिखोगे, उसे लिखोगे मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। बेटा मैग्नीट्यूड बताओ उसकी बेटा कितनी है, 2 है, और डायरेक्शन बेटा बोलो कहां है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे बेटा कौन सा कैप है, आई कैप, तो 2 आई कैप। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि आपने क्या किया, यहां पे ये मैग्नीट्यूड को कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, और ए कैप की जगह बेटा क्या लिख दिया बोलो, आई कैप। यही वेक्टर अगर ए वेक्टर जो है अगर वाई एक्सिस पे होता, मैग्नीट्यूड 2 होती तो क्या लिखते, 2 जे कैप लिखते। अगर यही वेक्टर 2 वाला अगर जेड पे होता तो क्या लिखते बेटा, 2 के कैप लिखते हैं आप।
क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? ये बात आगे बहुत काम आने वाली है, खासकर अगला जो बेटा क्लास लेंगे उसमें बेटा बहुत काम आने वाली है। चलिए बेटा, हम लोग ट्रायंगल रूल पिछले क्लास वाला बेटा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस की बेटा बात करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल रूल बेटा क्या था, एक बार रिवाइज कर लें। ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल बेटा क्या था? देखो, हमने कहा था बेटा ये वेक्टर ए हमारे पास है, वेक्टर ए बेटा है टेल से हेड, उसमें वेक्टर बी को जोड़ दिया। वेक्टर बी को जब जोड़ेंगे वेक्टर ए से तो वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पे रखेंगे। आप याद करो बेटा, दोनों मिलकर सिंगल वेक्टर बनाएंगे। रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे हम आर वेक्टर, जो ए के टेल से शुरू होगा और बी के हेड तक जाएगा। बी को ए में जोड़ा तो बी का टेल ए के हेड पे रखा, तो ये बी को ए में जोड़ दिया हमने बेटा, ये ए वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर जोड़ा ए में, तो बी का टेल ए के हेड पे रखा। दोनों मिलके सिंगल वेक्टर देंगे जो ए के टेल से स्टार्ट होकर बी के हेड से जाएगा। वो मैंने पिछले क्लास में बेटा कैसे समझाया था आपको, मैंने कहा था मान लो ये पेन ए है और ये पेन बी है, इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं तो दोनों मिलके एक नया पेन बनाएंगे। अगर ये पेन ए है ये पेन बी है, मिलके नया पेन बनाएंगे, क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट पेन आर मान लो, और इस पेन की लंबाई यहां से लेके यहां तक होगी रिजल्टेंट लंबाई। अच्छा, हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, हम बेटा इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, तो अब क्या कहेंगे? ये पेन ए था, ये पेन बी था, अब लंबाई इफेक्टिव यहां से यहां तक होगी और ये बनेगा ट्राइंगल, ये बनेगा ट्राइंगल। और रूल को बेटा बोलेंगे ट्राइंगल रूल, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, उसी में मैंने क्या कहा था बेटा कि ये बी वेक्टर को उठा के आप यहां ला सकते हो, तो ये भी बी वेक्टर होगा। क्यों? वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। वेक्टर को बदल सकते हैं उसकी मैग्नीट्यूड बदल के, या डायरेक्शन को बदल के, या दोनों को बदल के। तो जब बी वेक्टर को पकड़ के यहां लाए तो ऐसे ही उठा के रख दिया, तो जो लंबाई यहां थी, मैग्नीट्यूड यहां थी, वो मैग्नीट्यूड यहां है, दोनों जगह मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो वेक्टर बेटा बोलो क्या है? सेम है। अच्छा, जो ए वेक्टर बेटा यहां था उसको उठा के यहां ला सकते हो, तो बेटा ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्यों है? क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लंबाई सेम है बेटा, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो ये वेक्टर होगा। क्या बन गया बोलो? पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम रूल बोलेंगे। हां, अभी भी आर वेक्टर क्या बोलेंगे? ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। इतना बात समझ आए बेटा? ये डिटेल में समझना है तो पहले पिछला वाला क्लास का लेक्चर देखिए बेटा, इसको मैंने पिछले क्लास में डिटेल में डील किया है, वहां पे इसको पूरा ड्राइव किया है, डिटेल में बेटा अच्छे से डील किया है। तो अगर इसमें कहीं डाउट आ रहा हो तो पहले आप पिछला लेक्चर देखें और फिर बेटा यहां पर आए। नाउ, अब जो बेटा ए वेक्टर है इसकी जो लंबाई है वो उसकी मैग्नीट्यूड है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बी वेक्टर की लंबाई को हम, इस लंबाई को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। आर वेक्टर की लंबाई को बेटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये लंबाई, ये मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। ये लंबाई इस लाइन की आर मानेंगे, इस लाइन की लंबाई इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ए मानेंगे, बी वेक्टर की लाइन की लंबाई मैग्नीट्यूड को बी से मानेंगे। अब आर वेक्टर कितना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना। आर ए बी में क्या रिलेशन होगा? तो वो बेटा लास्ट क्लास में ड्राइव किया, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये लास्ट क्लास में ड्राइव कर लिया। जिसको डेरिवेशन में दिक्कत है बेटा पिछला क्लास देख ले एक बार, मैंने फिर से कहा आपसे, तो ये याद कर लेंगे हम। थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है ना। ये बेटा हमारा ए वेक्टर है, ये बेटा हमारा बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल बेटा ये थीटा होगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना है तो उनको या तो टेल एक साथ रखो या हेड एक साथ रखो। आपने टेल एक साथ रखे हुए हैं, यहां पे देखिए, ये ए का टेल है, ये बी का टेल है, टेल एक साथ रखे हैं, ये बेटा एंगल लिया हमने। ये एंगल छोटा है, एक एंगल ये बन रहा है, ये बड़ा है, कौन सा लेंगे? छोटा वाला। दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, उनको या तो टेल के साथ रखो या उनको हेड के साथ रखो। दो एंगल बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा, कौन सा एंगल लिया जाएगा? छोटा, ये थीटा हो गया। अब ये जो वेक्टर बेटा हमारा आर है, इस वेक्टर आर का बेटा जो ए से बेटा एंगल है, ये वाला, ये बेटा एंगल जो है, ये वेक्टर आर है, देखिए ये आपका ए वेक्टर है, ये इनके बीच का एंगल है। इस एंगल को बेटा हम फाई कहेंगे, लेट अज्यूम फाई कहेंगे हम। ये एंगल बेटा हमने फाई बोल दिया, तो tan फाई पिछले क्लास में निकाला, tan फाई बेटा कितना होता है? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा।
तो फाई क्या है यहां पे है, आर वेक्टर का ए के साथ में एंगल, या ए के साथ में डायरेक्शन भी कहते हैं, एंगल को डायरेक्शन भी कहते हैं कई बार, हम एंगल को बेटा डायरेक्शन भी हम लोग कई बार कहते हैं। तो यहां पर ये फाई जो है, फाई एक अल्फाबेट है, ग्रीक अल्फाबेट है बेटा, जैसे ए बी सी इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, ऐसे ग्रीक अल्फाबेट है, थीटा जैसे ग्रीक अल्फाबेट है, ऐसे फाई भी है। तो यहां पर ये आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, उनके बीच का बेटा एंगल कितना है, फाई। तो फाई क्या है, आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल है, ये डायरेक्शन भी कहते हैं कई बार। तो tan फाई कितना होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दोनों बेटा हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किए थे बेटा, तो चेक कर लें, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, चेक कर लें पिछले वीडियो से, पिछले लेक्चर से, अगर आपको डाउट है बेटा इसमें। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो जो बेटा हमें लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, हमें जरूरत नहीं थी, अब यहां डिस्कस बेटा कर रहे हैं इसको। देखिए जैसे ये बेटा मेरे जो दो हाथ हैं, दो वेक्टर मान लो आप, दो हाथ बेटा दो वेक्टर मान लो, बताओ इनके बीच में कितना एंगल है, 90 है। अगर मैं इस हाथ को ऐसे घुमाऊं तो इनके बीच का एंगल बंद हो रहा है खुल रहा है, बताओ बेटा, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, कितना हो रहा है, 0। तो यहां देखो बेटा, अगर ये एंगल 90 है, जब इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये एंगल बंद हो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो एंगल खुल रहा है, खुल के बढ़ रहा है, और बढ़ते बेटा कितना हो जाएगा बोलो, 180। तो एक बात याद रखो, फिर से सुनो, ये दो एंगल, दो वेक्टर हैं हमारे, दो हाथ दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल 90 है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो एंगल बंद हो तो कितना हो जाएगा, 0, और जब खोलूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो रटो यहां से, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0, और अगर अपोजिट में है तो एंगल बेटा कितना होगा, 180। फिर से सुनो, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होगा, 0, और अपोजिट में है तो एंगल बेटा कितना होगा, 180 होगा। आओ देखो, ये वेक्टर ए बेटा मान लो, और इस वेक्टर को बेटा बी मान लो, इस एरो को, इसको बी मान लो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, बताओ दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 0 होगा बेटा। अब सपोज करो एंगल 0 तो बेटा क्या होगा, इसको यहां पुट करो, cos 0, cos 0 कितना होगा, 1 होगा, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 होती है। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो बेटा ये भी मैक्सिमम होगा, उसको बोलेंगे आर मैक्स। जब थीटा 0 होगा तो cos 0 1 होगा, उसकी वो 1 जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, क्यों, डायरेक्ट में है। तो अब देखो बेटा क्या होगा, यहां क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, बेटा कितना बचेगा बताओ, ए प्लस बी। तो इस आर की जो मैक्सिमम वैल्यू बेटा वो कितनी होगी बोलो, ए प्लस बी होगी। कब होगी, जब थीटा कितना होगा, 0 होगा। कब 0 होगा, जब दोनों वेक्टर साथ साथ होंगे। तो अगर दोनों वेक्टर सेम लाइन में बेटा हैं, देखिए यहां एक वेक्टर ऐसे था और एक वेक्टर बेटा ऐसे था, अगर ये ऐसे होने की बजाय ये सीधे होंगे तो आर मैक्सिमम होगा। अगर आप फिजिकली समझना चाहते हैं तो बेटा ऐसे समझो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए की लंबाई ए है, वेक्टर बी की लंबाई बी है। ये जो लंबाई होगी बेटा वो ए प्लस बी के बराबर नहीं होगी, ये लंबाई हमेशा इन दोनों से सम से, जोड़ से कम होगी बेटा। लेकिन सोचो जब इसको हम ऐसे कर देंगे, यहां ले आएंगे ऐसे 0 एंगल पे, तो ये फिर ऐसे सीधे आ जाएगा, तो आर वेक्टर यहां से यहां तक हो जाएगा, सीधा लंबा हो जाएगा बेटा, लंबाई उसकी क्या करेगी, बढ़ जाएगी सर जो है। तो फिर से देखो, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल बेटा कितना होगा, 0 होगा। cos 0 1 होगा, मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो आर भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि डायरेक्ट में है। तो उस केस में वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट लगा है हटा देगा तो कितना बचेगा, ए प्लस बी बेटा। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा यहां पे। अब आगे सुनो, अब अगर ये दो वेक्टर बेटा अपोजिट में है, यही ए और बी बेटा, ये दोनों बेटा अपोजिट में है, अगर दोनों बेटा अपोजिट में है तो अभी मैंने बताया कि अपोजिट में तो एंगल खुल जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल 180 होगा तो cos 180 होता है -1 बेटा। मैंने कहा धीरे धीरे मैं सारी मैथ आपको बताता रहूंगा, पहले नहीं, मैंने नहीं बताया आपको cos 180 कितना होता है, cos 180 -1 होता है, आप याद कर ले बेटा। cos 180 बेटा कितना होता है, -1। जब ये -1 होगा तो देखो इसने निगेटिव कर दिया, तो वैल्यू को घटा दिया, घटा दिया मतलब मिनिमाइज कर दिया बेटा, तो आर मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम सर वैल्यू आ जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, देखो
cos 180 कितना हो गया -1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा। और रूट लगा बेटा है, रूट लगा बेटा, तो बताओ कितना हो जाएगा, कितना बेटा हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, रूट हटा देगा तो कितना बचेगा बताओ, a माइनस बी। ये r की मिनिमम वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी। अगर आप एक और अंदाज से फिजिकली सोचना चाहते, देखो बेटा, मान लो एक आदमी फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक आदमी फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो दोनों फोर्स सपोर्टिंग अपोजिंग है, सपोर्टिंग है, तो दिमाग कहता है दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो एक आदमी ऐसे फोर्स लगा रहा है और एक आदमी ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे बढ़ाएंगे, घटाएंगे, दूसरे को अपोज करेंगे, तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। तो r जो बेटा है वो तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, a पे, b पे और थीटा पे। तो जब थीटा बेटा हमने 0 लिया उनके बीच में, थीटा किसके बीच का एंगल है बेटा, a और b के बीच का एंगल है। थीटा बेटा किसके बीच का एंगल है, a और b के बीच का एंगल है। जब a और b के बीच का एंगल 0 लिया तो r मैक्सिमम हो गया a प्लस बी। जब थीटा बेटा 180 लिया तो r मिनिमम हो गया बेटा, बोलो कितना, a माइनस बी। तो हम कह सकते हैं कि r की रेंज, रेंज समझते हैं, छोटे से बड़ा था, कहां से कहां होगी, a माइनस बी से a प्लस बी। r वेरिएबल नहीं है बेटा, लेकिन r इन तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, a पे, b पे और थीटा पे। थीटा a और b के बीच का एंगल है बेटा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था यहां पे। तो अगर थीटा बदल दो या a बदल दो या b बदल दो तो r बदल जाएगा। तो हमने कहा थीटा बदलेंगे हम, तो थीटा के बदलने से r कहां से कहां तक जा सकता है बेटा, a माइनस बी से a प्लस बी। अदरवाइज r की वैल्यू हमेशा यही ली जाएगी। आप इसे याद कर लें, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और आपको याद होगी पिछले क्लास में हमने जम के इसे सॉल्व किया था बेटा। नाउ क्या हुआ, इसी के साथ बेटा ये हमने बेसिक बेटा कॉन्सेप्ट्स सीख लिए बेटा, फिर से रिवाइज कर लिए। तो पिछले क्लास का सब बेटा पढ़ा हुआ है, ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। ये आगे भी सर यूज होगा, आज भी यूज होगा, अगले बेटा क्लास में यूज होगा। तो आगे बढ़ते बेटा हैं, अब हम बेटा कुछ क्वेश्चंस की बेटा बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने एक बार देख लिए, हमें आज के लिए जो थे जरूरी थे बेटा। नाउ पहला बेटा क्वेश्चन जरा पढ़िए एक बार तो आप। देखिए बेटा क्वेश्चन यहां पे ये है कि हमारे पास में सपोज करिए फोर्स है मान लीजिए, या डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्या सेट है बेटा, फोर्स सेट है बेटा हमारे पास में, है ना, 2 2, मतलब पहला फोर्स 2 है दूसरा 2 है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो पहला डिस्प्लेसमेंट 2 दूसरा 2 है। अच्छा, सेकंड सेट है बी 2, 4, पहला डिस्प्लेसमेंट 2 दूसरा 4 है बेटा। अच्छा, तीसरा सी सेट में क्या है 2, 6, चौथा कौन सा है 2, 8। तो हमारे पास में 4 सेट्स हैं, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 के बेटा, 4 बेटा सेट हमारे पास है। आगे सुनिएगा, कह रहा है कि इसमें से किस सेट का रिजल्टेंट 4 नहीं हो सकता, विच सेट कांट हैव रिजल्टेंट 4। किस सेट का बेटा रिजल्टेंट 4 नहीं हो सकता बेटा, यह बताना है हमको। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको बेटा, किस सेट का रिजल्टेंट 4 नहीं हो सकता, इन चारों में से किसका रिजल्टेंट 4 नहीं हो सकता। क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान बेटा है, हमने देखा कि 2 वेक्टर हमारे पास हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स हो, कोई भी 2 वेक्टर हैं, ए और बी। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं बेटा फिर से, अगर 2 वेक्टर बेटा ए और बी हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा बदल के r बदल सकते हैं, थीटा 0 होगा तो r मैक्सिमम होगा a प्लस बी, थीटा 180 होगा तो r मिनिमम होगा a माइनस बी, तो r वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू थीटा a माइनस बी से a प्लस बी तक बेटा। नाउ आगे आगे देखिए, फिर से उस बात को लिख लिया, r मिनिमम कहां से कहां होगा, कितना होगा a माइनस बी,
आर मैक्सिमम ए प्लस बी, तो आर वैरी करेगा बेटा कहां से कहां बताओ, ए माइनस बी से ए प्लस बी। नाउ अब इसमें बेटा एक को ए एक को बी मान लें, तो क्योंकि हम a माइनस बी लिख रहे हैं तो हम बड़े वाले को हमेशा a मानेंगे। खैर यहां तो दोनों सेम है, a2 है b2 है, तो हम पहले a माइनस बी निकालेंगे फिर a प्लस बी निकालेंगे। तो 2 माइनस 2 0 और 2 प्लस 2 4। तो इस केस में r कहां से कहां वेरी करेगा, a माइनस बी से a प्लस बी। a माइनस बी कितना 0, a प्लस बी बेटा कितना 4। एक बार पहले सारे लिख लेते हैं फिर बात करते हैं आंसर की। इसमें इसको a इसको b मान लो, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 और a प्लस बी कितना होगा 4 प्लस 2 6। अच्छा इसमें आओ बेटा, a माइनस बी कितना होगा 6 माइनस 2 4। अच्छा a प्लस बी 6 प्लस 2 8। डन। अच्छा नाउ यहां बेटा 8 माइनस 2 6 और 8 प्लस 2 10। अब आइए हम जान रिजल्टेंट बेटा कहां से कहां वेरी करता है, a माइनस बी से a प्लस बी तक। रिजल्टेंट a माइनस बी से a प्लस बी तक होगा, रिजल्टेंट a माइनस बी से छोटा नहीं होगा और रिजल्टेंट a प्लस बी से बड़ा नहीं होगा। इससे छोटा नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। क्या मतलब समझ रहे हैं बेटा इस बात का? जैसे बिल्डिंग है बेटा, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, हर फ्लोर की हाइट 10 फीट है, तो 4 फ्लोर की हाइट बेटा कितनी हुई 40 फीट। तो अगर आपसे कोई कहे कि इसके अंदर जो इंसान रहते हैं वो किस हाइट पे रह सकते हैं, तो आप कहोगे भाई उनकी हाइट कहां से कहां हो सकती है, 0 से 40 फीट तक हो सकती है। 40 के ऊपर कुछ है नहीं तो आदमी ऊपर जा नहीं सकता, हेलीकॉप्टर पे तो बैठेगा नहीं, वहां है ही नहीं कोई, बिल्डिंग पे छोटी बिल्डिंग है, हेलीकॉप्टर ला नहीं सकते, तो वो कहां से कहां रहेगा आदमी, 0 से 40 के बीच में रहेगा। 40 से ऊपर नहीं जा सकता आदमी, 0 से नीचे जा सकता, बेसमेंट है नहीं तो 0 से नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसे बेटा रिजल्टेंट कहां से कहां होगा, a माइनस बी से a प्लस बी। ना इससे छोटा हो सकता है ना इससे बड़ा। नाउ यहां रिजल्टेंट बेटा कहां से कहां हो सकता है, 0 से 4 तक, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है नहीं। तो क्या इसका रिजल्टेंट बेटा 4 होगा, यस इसने 4 हो सकता है। इसने क्या पूछा, विच सेट कांट हैव रिजल्टेंट 4, किस सेट का रिजल्टेंट 4 नहीं हो सकता, इसका 4 हो सकता है। अच्छा अगले वाले में इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, 2 से लेकर 6 तक, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, यस क्योंकि 4 यहां बीच में आ रहा है कहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसने पूछा किसका 4 नहीं होगा। अच्छा इस वाले का 4 हो सकता है, यस 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें क्या रिजल्टेंट क्या हो सकता है बेटा 6 7 8 9 10 तक, 11 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया बेटा। कि बात कुछ समझ पाए, यस। तो बिल्कुल बेटा आसान बात थी कि रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता, ये तो मैंने लिख दिया पूरा आपके लिए समझाने के लिए, अदरवाइज तो ठीक देखने वाला क्वेश्चन है बेटा। नाउ यहां बेटा अब उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते बेटा, उसका अगला बेटा लेवल लेते हैं। मान लीजिए ये कार के डिस्प्लेसमेंट है, किसी बेटा कार के डिस्प्लेसमेंट्स हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, फिर 10 मीटर है, फिर 10 मीटर, मतलब पहले कार 10 चली, फिर 10 चली, फिर 10 चली। सेकंड सेट में क्या डिस्प्लेसमेंट है 10 20 20, मान लो पहले 10 चली, फिर 20 चली, फिर 20 चली। थर्ड सेट में 10 20 30, फोर्थ सेट में 10 20 40। क्या पूछा है, विच सेट कांट हैव रिजल्टेंट 0 और विच सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कांट ब्रिंग द कार बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बेटा आइए समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे 3 डिस्प्लेसमेंट है बेटा, देखो अगर हम ये चले पहले ऐसे, फिर हम चले ऐसे और फिर चले बेटा ऐसे, तो जहां से चले वहीं आ गए, तो रिजल्टेंट बेटा कितना हो गया 0 हो गया। अगर हम जिंदगी में ना आगे गए और ना पीछे गए तो रिजल्टेंट कितना हो गया 0 हो गया बेटा, जहां थे वहीं रह गए, वही चीज है। तो जब रिजल्टेंट 0 हो जाएगा या बेटा 0 हो गया हमारे पास, तो कार जहां से चली थी वहीं आ जाएगी, अगर कार का डिस्प्लेसमेंट है बेटा ये।
अगर ये कार का डिस्प्लेसमेंट है तो कार जहां से चलेगी लौट के फिर से वहीं आ जाएगी। कि मेरी बात समझ पाए बेटा? कार जहां से चलेगी लौट के फिर से वहीं आ जाएगी अगर रिजल्टेंट 0 हो गया। तो रिजल्टेंट अगर 0 हो गया तो कार वहीं आ जाएगी। अगर मान लो ये ऐसे होता, पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो क्या ये यहां पहुंचे स्टार्टिंग पॉइंट पे? नहीं पहुंचे। स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। रिजल्टेंट 0 नहीं होगा तो कार वापस नहीं आएगी। तो कार वापस कब आएगी बेटा? जब रिजल्टेंट 0 होगा। अब देखो, मैं आपको बेटा इस क्वेश्चन की एक ट्रिक बताता हूं, बहुत आसान सी बेटा, कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट टिक वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। इसमें क्या करो बेटा, 3 वेक्टर हैं एबीसी मान लो, 4 हैं एबीसीडी मान लो, 5 हैं एबीसीडी ई मान लो। कितने वेक्टर हो सब में ट्रिक लगेगी। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, सबसे बड़े वाले को सी मानो, सबसे बड़े वाले को सी मानो, और सी को छोड़ दो, बड़े वाले को छोड़ दो और बाकी सबको जोड़ दो। क्या कहा मैंने? सबसे बड़े वाले को छोड़ दो और बाकी सबको जोड़ दो। क्या? सबसे बड़े वाले को छोड़ दो और बाकी सबको जोड़ दो। आई बात समझे? कितना आसान सा है, गाना बन गया। नाउ बड़ा वाला सी था, छोड़ दिया, ए और बी को जोड़ दिया। अगर ए प्लस बी जो है, मतलब ए और बी का जो सम है, अगर वो सी से बड़ा है या उसके बराबर है तो रिजल्टेंट 0 होगा। रिजल्टेंट 0 होगा तो कार वापस आएगी। अगर ए प्लस बी का सम सी से छोटा है तो रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होगा, नॉन जीरो होगा और कार कभी वापस नहीं आएगी। इस ट्रिक को याद करिए, फिर मैं समझाऊंगा, अभी फिजिकल भी समझाऊंगा बेटा। देखो यहां देखो, अगर फिर से सुनो, चाहे जितने वेक्टर हैं यहां पे 1 2 3 हैं, 4 भी सकते हैं, 5 सकते हैं। इसमें सबसे बड़े वाले को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो। सबसे बड़े वाले को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो। सबसे बड़े वाले को सी मान लिया, मान लो, या बी, और बाकी दो कॉलम बचे ए और बी। ए प्लस बी कर दो। अगर उसका सम ए प्लस बी जो है, मतलब ए और बी का सम वो सी से बड़ा है या उसके बराबर है तो रिजल्टेंट 0 होगा, और अगर ए प्लस बी छोटा है सी से, रिजल्टेंट नॉन जीरो होगा। इसमें कार वापस आएगी, इसमें कार वापस नहीं आएगी। चलो अप्लाई करते फिर देखते हैं बेटा फिजिकल। देखो इस केस में इसको सी मानो आप, बड़ा सबसे, इनको जोड़ दो आप। कितना हो गया? 20 इज मोर देन 10, मोर देन 10 रिजल्टेंट 0। इसने क्या कहा? रिजल्टेंट कांट हैव। इसका रिजल्टेंट 0 होगा। यस, ये क्या पूछ रहा है? कांट हैव। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। उसने कहा किसका नहीं हो सकता, इसका तो हो सकता है। इस पे आओ, इसको छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। ये बड़ा वाला मान लिया। कितना हो गया? 30 इज मोर देन कितना? 20। बड़े वाले से बड़ा हो गया, मतलब 0 हो गया, तो ये भी वापस लाएगा। उसने कहा कौन सा नहीं लाएगा, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। अच्छा यहां आओ, ये सबसे बड़ा वाला छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। कितना आया? 30 इक्वल टू 30। तो देखो इक्वल टू साइन है तो 0 हो सकता है, तो ये 0 हो सकता है रिजल्टेंट इसका। ये कार वापस आ सकती है, ये आंसर नहीं हुआ हमारा। यहां देखो ये 40 सबसे बड़ा वाला छोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। कितना हुआ? 30 लेस देन 40, मतलब a प्लस बी लेस देन सी, रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता और कार वापस नहीं आ सकती बेटा। तो यही हमारा क्या हुआ बेटा? बोलो, आंसर हो गया। क्या बात समझ आई? तो बड़ा मजेदार गाना मिल गया आज। सबसे बड़े वाले को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो। सम अगर सबसे बड़े से बड़ा है, रिजल्टेंट 0 होगा, कार वापस आएगी। अगर सम छोटा है, रिजल्टेंट नॉन जीरो होगा, कार वापस नहीं आएगी। अच्छा ये हुआ क्यों? ट्रिक कैसे आई बेटा, वो भी देख लो आप। जैसे ये वाला केस लो आप, फर्स्ट केस लो, फोर्थ लो, मैं 2 लेके समझाता हूं। देखिए जैसे अगर अब ये वाला केस लें, इसमें पहले कितना चलना है? 10, फिर कितना चलना है? 10, फिर कितना चलना है? 10, और अपनी मर्जी से चलेंगे। तो बेटा हम ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चलें, ट्राइंगल बन जाएगा इक्विलेटरल। 10 10 10, तो जहां चले वहीं आ गए। रिजल्टेंट कितना हो गया? 0, कार वापस आ गई। इस केस में फिजिकली देखें आप,
कुछ कहेंगे हम ऐसे चलेंगे। अब तो सर वापस नहीं आई, ठीक है नहीं आई, आपको लाना ही नहीं था। उसने कहा कौन सा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हमारा हो सकता है ना बेटा, हम तो कैन की बात कर रहे हैं, कैन हो सकता है, तो इस केस में नहीं होगा, लेकिन इस पॉसिबिलिटी है, तो कैन और कैंट वर्ड की बात हो रही है यहां पे सर है, तो इस केस में हो सकता है, तो वो केस लो जिसमें हो सकता है, तो हमने ये लिया। आप ये लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपका आंसर नहीं आएगा। आप समझ रहे बात को? यस। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में कितना चलना है 10, फिर कितना चलना 20, फिर कितना चलना 40। देखो मान लो हम 10 चले ऐसा, और फिर चले 20 ऐसा बेटा, अब चलो 40 ऐसा, चाहे जैसे चल लो यहां वापस नहीं आ सकते आप, चाहे जैसे चल लो यहां वापस नहीं आ सकते, चाहे ट्रायंगल बना लो चाहे कुछ बना लो, यहां वापस नहीं आए, यहां वापस नहीं आए, कार वापस नहीं आई, कार वापस नहीं आई, रिजल्टेंट 0 नहीं हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। क्या फिजिकल बात समझ में आई बेटा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगले बेटा 4-5 क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेटा है, बहुत मजा आने वाला बेटा है, उसमें बहुत छोटे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन बेटा मैंने लिए हैं बेटा, और कुछ नई चीजें आपको बेटा बहुत बढ़िया सीखने को मिलेंगी बेटा। आइए देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने वाले बेटा है, ये थोड़ा समझाने वाले कम है, पढ़ने वाले बेटा है, पढ़ के समझाएंगे हम। द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। फिर से पढ़ते हैं, द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। साथ साथ समझाता भी हूं। ये कह रहा है कि मान लीजिए 3 यूनिट वेक्टर हैं, ए, बी और सी, तो ए और बी का जो सम है वो एक नए सी कैप के बराबर है। ए कैप प्लस बी कैप बेटा कितना बोलो? सी कैप के बराबर है। ये फर्स्ट लाइन हो गई। द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो हमने क्या कहा, 3 यूनिट वेक्टर मान लिए ए बी सी, 2 का सम तीसरे के बराबर है। ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब सेकेंड लाइन चलते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, हिंदी करते हैं, उनके डिफरेंस का, उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बताओ। तो देखो बेटा, ए कैप माइनस बी कैप क्या हुआ? उनका डिफरेंस हुआ। डिफरेंस हुआ, हमें बताना उसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसे निकालते हैं? मॉडुलस से। तो बेटा हमने डंडे लगा दिए, हमने मॉडुलस लगा दिया। बोलो समझ में आई बात बेटा? बहुत बढ़िया। अब हमें यह निकालना है, हमें यह कंडीशन दे रखी है और हमें यह निकालना। चलो पहले यहां आते बेटा, इस पे आते बेटा। देखिए, हमें ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस निकालना है। तो हमको याद है बेटा पिछले क्लास से, मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूं आपको, इसमें रिवाइज करा दूं। यहां आ जाओ बेटा। ट्राइंगल रूल लगा रहे हैं हम, या पैराग्राम रूल लगा रहे हैं बेटा। आर वेक्टर कितना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम इसका मॉड ले सकते हैं, ये बातें मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, बस रिवाइज करा रहा हूं बेटा उसको। तो उसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, सॉरी प्लस। तो आर वेक्टर का मॉड क्या होगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और आर वेक्टर के मॉड को बेटा हम आर भी लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये लास्ट क्लास की बात है, अच्छे से याद करें बेटा आप। और मैंने आपसे कहा बार बार कि अगर यहां कोई भी डाउट है तो पिछले क्लास को एक बार अच्छे से और देखें, फिर यहां है बेटा, इस वीडियो फिर आए उसके बाद। तो आर बेटा कितना है? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। आर कितना है? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर हमारे पास बेटा है। अच्छा, आर की वैल्यू यहां कितनी है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका मतलब अगर आर मॉड ऑफ ए प्लस बी है वेक्टर और आर इतना है, तो इसका मतलब एलएचएस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। मतलब ये जो वैल्यू है वो है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। आर इतना भी है, आर इतना भी है, तो आर इतना भी है, आर इतना भी है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। और मैंने कहा था आपसे कि अगर यहां प्लस होगा तो ये प्लस आएगा, अगर ये माइनस आएगा तो ये माइनस आएगा बेटा। अब चलते हैं वहीं जहां हम थे। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब ए कैप माइनस बी कैप कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब
ए कैप बी कैप बेटा कौन है, यूनिट वेक्टर है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है ए कैप का। और ए कैप कौन है, यूनिट वेक्टर है, मैंने बता दिया अभी। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है। तो ए कौन है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, वो कितनी होगी 1। बी कैप की मैग्नीट्यूड कितनी है, बी, वो भी बेटा कितनी होगी 1। 2 यहां लिख देंगे, 1 1 हो जाएगा बेटा। कॉस थीटा, थीटा तो हमें पता ही नहीं है, तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा हमें। वो थीटा कहां से निकले बेटा, यहां से, जो हमें कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है, ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू बेटा क्या है हमारा, बोलो सी कैप है। ए कैप प्लस बी कैप बेटा इक्वल टू क्या, बोलो क्या बेटा है, सी कैप है। तो बेटा ध्यान देना यहां पे, इससे हमें थीटा निकालना है। आप जानते हैं वेक्टर में कभी थीटा नहीं आता है, उनकी मैग्नीट्यूड्स में थीटा आता है, मतलब मॉडुलस में थीटा आता है। यहां थोड़ी थीटा आया, थीटा तो यहां आया मॉडुलस में, तो हम इसका मॉडुलस ले लेंगे दोनों साइड, इसका मॉडुलस ले लिया, इसका मॉडुलस ले लिया, और स्क्वायर भी कर दिया। स्क्वायर क्यों कर दिया, आप जानते हैं इसकी वैल्यू रूट में आती है, स्क्वायर रूट को हटा देगा। तो बताओ सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से इसका स्क्वायर किया क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि यहां प्लस था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा, जो रूट होता है वो स्क्वायर हटा देगा। मॉड ऑफ सी कितना होता है, हम जानते हैं सी होता है, पिछली क्लास में बातें हो गई थी, आज ही बताया मैंने आपको, तो सी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ए बी सी क्या है, ए कैप बी कैप सी कैप की मैग्नीट्यूड, ए कैप बी कैप सी कैप बेटा कौन है, यूनिट वेक्टर हैं, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 कॉस थीटा, और ये सी स्क्वायर भी 1 हो जाएगा क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा, ये 1 1 बेटा क्या करेगा, कैंसिल, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2 कॉस थीटा, यहां बचेगा उधर जाके बेटा ये वाला कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये वाला, तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा -1, तो 2 कॉस थीटा कितना आया -1, तो 2 नीचे लेके जाओ तो कॉस थीटा कितना होगा -12। अब एक पॉइंट यहां और बता दूं मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकल, कॉस थीटा -12 तब होता है जब थीटा होता है 120। इसको आप रट लीजिए बेटा, याद कर लीजिए कि अगर थीटा 120 है तो कॉस थीटा कितना होगा -12। याद करिए, थीटा 120 होगा तो कॉस थीटा कितना होगा -12। आपको याद करें बेटा आप इसको, तो टेबल मैंने आपको बेटा याद कराई थी 0 से लेकर 90 तक की, साइन की, कॉस की, टैन की, कुछ वैल्यूज आज मैंने एक्स्ट्रा बताई बेटा हैं, ये काम वाली हैं, इनको याद करना बहुत बढ़िया से। कॉस 180 मैंने कितना बताया -1, और कॉस 120 बेटा कितना बताया -12। इसको याद कर लें अच्छे से, फिजिक्स में बहुत काम आता है। अब आ जाओ, यहां से कॉस थीटा की जो वैल्यू चाहिए थी बेटा हमें मिल गई, यहां पे कितने आई बताओ बेटा -12 आई, तो पुट कर दो यहां पे, आओ फिर से, ये 1 था बेटा 2, और ये बेटा हो जाएगा -12, ये -12 बेटा क्या हो जाएगा प्लस 2 2 क्या करेगा कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3, तो आंसर बताओ बेटा कितना हो गया √3। देखिए वेक्टर में कई बार जो हम दिखता है, जो हम सोचते हैं वो नहीं बेटा होता है। कई बार बच्चे इसका आंसर देते हैं कि सर 2 यूनिट वेक्टर का जो डिफरेंस होगा वो जो होगा वो 0 होगा। नहीं सर, 2 यूनिट वेक्टर का जो डिफरेंस है वो 0 नहीं आया बेटा, कितना बेटा आया √3 आया विद अ पर्टिकुलर कंडीशन। हाँ, ये होता है कि 2 अगर स्केलर हैं 1 1 के, तो 1 - 1 कितना होगा 0 होगा, लेकिन ए कैप माइनस बी कैप अगर दोनों की मैग्नीट्यूड 1 1 है तो वो 0 नहीं आई बेटा, उसकी अपनी एक अलग वैल्यू होगी और वो तरीके से करना पड़ेगा हमें। 1 - 1 0 होगा, इसमें कोई शक नहीं, उनका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस जो होगा, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस 0 होगा। जैसे अगर वो ऐसा कहता ए कैप माइनस ऑफ बी कैप, तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये 0 हो जाता, ये 0 नहीं होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला ये है। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। यस,
नो सर, एक बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग दो तरीके से बेटा करेंगे। अब बेटा अगले 3 क्वेश्चन आप देखेंगे कि अगले 3 क्वेश्चन में, जैसे मैंने पिछली क्लास में एक बात यूज की थी, पे हमने कहा था बेटा जो वेक्टर हमारा है ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगले 3 जो बेटा क्वेश्चन मैं लूंगा, आए हुए बेटा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ये आते भी रहते हैं। तो इनके थ्रू हम बेटा कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव भी करेंगे कि वेक्टर जो है वो ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री बेटा है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आइए देखिए बेटा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आराम से चलना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट है, वन डबल ऑफ अनदर इज नॉर्मल टू अनदर वन। थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक होगी बेटा, मैं इसको करेक्ट करता हूं, अनदर वन नहीं, यहां होगा ये स्मॉलर वन। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, फिर मैं समझाता हूं, वन डबल ऑफ अनदर इज नॉर्मल टू स्मॉलर वन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्वेश्चन समझते बेटा है, ये क्या कर रहा है, दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट है, और जो वो वेक्टर है उसमें से वन जो है वो डबल ऑफ अनदर है, और जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले के नॉर्मल है। नॉर्मल समझते हैं बेटा, नॉर्मल समझते हैं बेटा, परपेंडिकुलर है। तो बताओ दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। क्वेश्चन समझिए बेटा, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अगर ए छोटा है तो कह रहा है बी जो है वो ए का डबल है, बी 2a है। इन दोनों का रिजल्टेंट है एक आर, मान लीजिए आर छोटे वाले के परपेंडिकुलर है। तो बताओ ए और बी में कितना एंगल होगा। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा आप? क्वेश्चन फिर सुनो बेटा, ये पढ़ लिया हमने, अब सुनो क्वेश्चन बेटा, फिर समझो एक बार। दो वेक्टर बेटा हमारे पास हैं, ए और बी। बी ए का डबल है, बी 2a है। इन दोनों का रिजल्टेंट है एक आर। छोटा वाला ए है, आर उसके परपेंडिकुलर है। तो बताओ ए और बी में कितना एंगल है, ए और बी में कितना एंगल है, ए और बी का एंगल कितना है। ठीक है सर। अब इसको बेटा हम दो तरह से बेटा कर सकते हैं, फॉर्मूलों से बेटा और ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री से। तो मैं दोनों तरीके बताता हूं आपको, आओ देखो बेटा, फिर आप डिसाइड करना कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, जैसे मर्जी प्रिपेयर करें आप। देखिए मान लीजिए बेटा वेक्टर ये ए है बेटा हमारे पास, मान लीजिए बेटा इनका जो रिजल्टेंट है बेटा वो ए के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर बताया बेटा मैंने। तो ए को हम ऊपर मान ले, ऑफ कोर्स नीचे मान सकते हैं। तो चाहे ऊपर मान ले चाहे नीचे मान ले। तो सोचिए बेटा 1 by 1 देखिए, पहले बेटा हमने ए को बना लिया, उसके बाद में जो आर है वो ए के परपेंडिकुलर है, तो ए को बेटा ऊपर बना लिया हमने, हम उसे नीचे बना सकते हैं, बना लिया। आगे देखिए, अब जो बी है वो कहां बनाए, वो बी यहां बनाए। मैं इसको रब कर दूं, चलो कुछ देर के लिए रब कर देता हूं। बी को बेटा हम यहां बनाए या यहां बनाए, कहां बनाए, यह बात हमें डिसाइड करना है। आर बनाना है, ए बनाया बेटा हमने, पहले ए बनाया, आर ए के परपेंडिकुलर है तो हमने आर को ऊपर बना दिया, ऑफ कोर्स नीचे बना सकते थे। अब बी वेक्टर कहां बनाए, वो हम ऐसे बनाए या ऐसे बनाए। इसके लिए काम करते हैं, पीछे एक बार फिर से जो ट्रायंगल रूल है वही चलते हैं। देखिए ये बेटा वेक्टर हमारा ए था, ये बेटा वेक्टर बी था, बी का टेल ए के हेड पर रखा, ये बेटा आर था हमारा, एक ट्रायंगल बेटा बना हमारा। ट्रायंगल रूल में आर ए के टेल से स्टार्ट होके बी के हेड तक जा रहा है बेटा, है आप देख रहे हैं बेटा इस ट्रायंगल पे ना। उसके बाद हमने क्या पता कहा था कि बी को पकड़ के यहां ले आओ, ए को पकड़ के यहां ले आओ, क्या बन गया बताओ बेटा, पैरेललोग्राम।
ये जो पैरेललोग्राम बना बेटा, इसमें ये ए है बेटा और ये बी है, तो यहां ए और ये बी के टेल एक साथ हैं यहां, और ये आर बीच में यहां, ये आर बेटा हो गया। तो आप ध्यान दें, जब ये ए और ये बी है, ए और बी के टेल एक साथ हैं, तो आर उनके बीच में है ऐसे। ये पेन को आप आर मान लो, ये वाले हाथ को ए मानो, इस वाले हाथ को बी मानो, ये आर उनके बीच में हो गया। आप उसको ऐसा सोच सकते हो कि मान लो बेटा एक फोर्स हमने ऐसे लगाया, एक फोर्स ऐसे लगाया, तो नेट फोर्स कहां आएगा? बीच में। जैसे मैं हूं, अगर मेरी रस्सी बांधी जाए, एक इधर बच्चा मुझे खींचे, एक बच्चा इधर खींचे, तो मैं कहां जाऊंगा? बीच में। तो यही सोचो, ये ए हो गया, ये ऐसे देखो, ये बेटा ए हो गया हमारा, ऐसे खींच रहा कोई मुझे ए से, इधर खींच रहा बी से, तो नेट कहां खींचेगा? इधर, ये आर हो जाएगा बीच में। तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर जो ऐसे हैं, टेल बाय टेल रखे हैं, रिजल्टेंट हमेशा कहां होगा? बीच में होगा। ये याद करें इस बात को, यहां से दिख रहा है ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट कहां होगा बेटा? बीच में। जब ए का टेल बी के टेल से होगा तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में होगा। फिर से, जब ए का टेल बी के टेल से होगा, जब ए और बी को जोड़ोगे, तो पैरेललोग्राम रूल लगाओगे, ए और बी के टेल एक साथ रखोगे, तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में होगा। और वहीं चलते बेटा, फिर से एक बार देखिए आप, ये बेटा हमने ए बनाया, आर उसके परपेंडिकुलर बेटा है, तो बी को कहां बनाए? बी को हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर हम बी को ऐसे नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या परेशानी हो जाएगी? आर बीच में नहीं आएगा, बीच का मतलब मिडिल नहीं है, इन बिटवीन है। ये ए, ये बी, आर बीच में कहीं हो गया, इन बिटवीन हो गया। अगर हम बी को यहां बनाते ऐसे, ये बी होता हमारा बेटा, मान लीजिए, तो गड़बड़ हो जाती, ए बाहर चला, आर बाहर चला गया। ऐसा नहीं कर सकते। तो हमेशा ए और बी ऐसे बनेंगे, टेल बाय टेल, कि आर उनके बीच में हो। जब भी ए और बी को जोड़ोगे टेल के साथ में, रिजल्टेंट हमेशा बीच में होगा। कई बार हो गया बेटा, रट गया, हो गया? यस। अब देखो, आगे सुनो बेटा, हमें क्या करना है? हमें ये वाला एंगल निकालना बेटा है। हमने ए और बी को टेल बाय टेल यहां रखा, तो दो एंगल बन रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो कौन सा एंगल हमेशा लेते हैं बेटा? छोटा वाला। जब भी दो वेक्टर होते हैं, उनके बीच में एंगल निकालना होता है, तो मैंने आपको रटाया था कुछ देर पहले, उनके टेल एक साथ रखो, दो एंगल बनेंगे। कौन सा एंगल लोगे बेटा? छोटा वाला एंगल लोगे हमेशा। तो हम छोटा बेटा एंगल, ये वाला एंगल लेंगे। अब इस एंगल को आप अल्फा मान लो। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, ये सब बेटा ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। जैसे ए बी सी डी है, ऐसे ये भी हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, हमने ऐसे अल्फा मान लिया, कुछ और मान सकते हैं, पी मान सकते हो, कुछ भी मान लो आप। अच्छा, अब देखिए बेटा, ये एंगल बेटा कितना हमारे पास है? 90। ये एंगल बेटा 90 है, तो आप इस एंगल को थीटा मान लो। तो आप कह सकते हैं जो अल्फा होगा पूरा, ये कितना होगा? 90 प्लस थीटा। अल्फा बेटा कितना बेटा होगा? 90 प्लस थीटा। अब अगर ये थीटा मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। अब एक चीज देखो बेटा, देखो, जैसे हम इस ए को पकड़कर यहां से यहां ला सकते हैं बेटा, है ये बेटा। तो ये बेटा हमारा ए वेक्टर हो जाएगा। क्यों ये ए क्यों होगा? क्योंकि ऐसे पकड़ के लाए तो ना तो डायरेक्शन चेंज किया और ना मैग्नीट्यूड चेंज करी, तो वेक्टर जो ए है बेटा वो ए वेक्टर रहेगा। फायदा क्या होगा? ट्राइंगल बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे बेटा? ट्राइंगल बन जाएगा बेटा हमारे पास में। ये ट्राइंगल बेटा बन गया। अब हम यहां ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वाली बात जो कर रहा था बेटा। देखो ये बेटा कौन सा वेक्टर है? आर। आर वेक्टर की लंबाई को आर से लिखेंगे, ये लंबाई, ये मैग्नीट्यूड आर से लिखेंगे। ये कौन सा वेक्टर है? बी, सॉरी ए वेक्टर है, इसकी लंबाई बेटा किससे लिखेंगे बोलो? ए से। इसकी मैग्नीट्यूड को ए से लिखेंगे। ये बेटा कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है, इसकी लंबाई को, इस लाइन की लंबाई को, इसके मैग्नीट्यूड को बेटा किससे लिखेंगे बताओ? बी से लिखेंगे हम। अब देखो इस ट्राइंगल में थीटा के सामने क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस साथ वाला। लंबा क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज। हमने यूज किया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
साइन थीटा बेटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन b। अच्छा b बेटा कितना बताओ है 2a, तो b को 2a पुट कर दिया, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा a कैंसिल हो तो कितना बेटा बचा, हाफ। साइन थीटा हाफ कब होता है, 30 पे, बहुत बढ़िया बताया आपने। साइन 30 हाफ होता है तो थीटा शुड बी 30। इस 30 को यहां पुट कर दो, तो 90 प्लस 30 कितना बेटा हो जाएगा, 120। देखने से भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा कि a और b का बेटा बीच का एंगल कितना होगा बेटा, 120। सॉल्व कर लिया, यस। अब इसी को बेटा हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, वो मेथड पहले पीछे के देखते हैं बेटा। देखिए आपको याद होगा बेटा ये डायग्राम, और इस डायग्राम में ये वेक्टर r था, ये वेक्टर a था, इनके बीच में ये वाला एंगल था। इस एंगल को हमने कितना माना था, फाई। तो tan फाई का फॉर्मूला क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। tan फाई बेटा कितना था, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा था। ये फॉर्मूला पिछले क्लास में ड्राइव हुआ था। इसको याद रखिए कि फाई जो है वो रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ में एंगल है। फाई रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ में एंगल है बेटा। अब इसको आगे लेके चलते हैं। यहां देखो, ये जो रिजल्टेंट है और ये ए वेक्टर है, इनके बेटा बीच में एंगल बेटा कितना है, 90। इसका मतलब जिस एंगल को हमने फाई माना था उसकी वैल्यू बताओ बेटा यहां कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि रिजल्टेंट ऊपर है, ए इधर है, तो उनके बीच में एंगल 90 है। या बोल भी रखा है कि वन डबल ऑफ अंदर इज नॉर्मल टू स्मॉलर वन, रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू स्मॉलर वन। रिजल्टेंट छोटे वाले के नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब बेटा एंगल कितना है बोलो, 90 है। तो फाई 90 है। अब चलते हैं अगले पेज पे हम सॉल्व करने के लिए बेटा। tan फाई इज b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। हमें पता है थीटा किसके बीच का एंगल है, a और b के बीच का एंगल है। थीटा a और b के बीच का एंगल है। फाई रिजल्टेंट का एंगल है a के साथ में। हमारे पास बेटा दो एंगल है, थीटा है और फाई है। थीटा किसके बीच का एंगल है, a और b के बीच का एंगल है। फाई बेटा किसके बीच का एंगल बेटा है, r और a के बीच का एंगल हमारे पास है। डन। वापस आओ, इसमें जगलिंग करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं। तो ये a प्लस बी कॉस थीटा, b साइन थीटा, tan फाई। नाउ b साइन थीटा अपॉन tan 90, फाई 90 है, पीछे बताया बेटा मैंने अभी आपको 90 है। tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट। मैंने आपको टेबल पढ़ाई हुई है, भूल गए तो फिर से रिवाइज कर लें। tan 90 इज इनफाइनाइट, समथिंग बाय इनफाइनाइट इज 0। समथिंग बाय इनफाइनाइट इज 0, ये भी बताया हुआ नहीं तो अभी बता दिया। तो समथिंग बाय इनफाइनाइट कितना होगा, 0। अच्छा यहां क्या लिखा है, a प्लस बी कॉस थीटा, a को उधर लेके जाओ तो माइनस a हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, b कॉस थीटा। b को नीचे लेके जाओ तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस a अपॉन बी, माइनस a अपॉन बी। नाउ पीछे अभी बताया आपको b कितना बेटा था क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन चल रहा है, उसी सोल्यूशन दूसरा सोल्यूशन बेटा कर रहे हैं, अनदर टाइप से कुछ सोल्यूशन कर रहे हैं। b कितना था 2a, तो a क्या करेगा, कैंसिल, तो क्या मिला, माइनस हाफ। कुछ देर पहले बताया था cos थीटा माइनस हाफ कब होता है, 120 पे। तो थीटा बेटा कितना है बताओ बच्चा, 120 आ गया। a और b के बीच का एंगल थीटा 120 आ गया। अरे भाई यही तो निकाला था हमने। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको बेटा, जैसे हमने इसको थीटा बेटा माना हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, यहां पे है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है टर्मिनोलॉजी में बेटा, वो कंफ्यूज प्लीज ना बेटा, बिल्कुल भी बेटा कंफ्यूज ना हो। जैसे जब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैं फिर से याद बताता हूं बेटा, जब बेटा हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इस फॉर्मूले में डेड श्योर है कि थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी। थीटा बेटा किसके बेटा बीच का एंगल है, ए और बी, और वो हमारा 120 आया। यहां से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना बेटा हो,
जब हम डायग्राम बना रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग जिसको मर्जी हो थीटा ले लें, जिसको मर्जी हो बेटा अल्फा ले लें, जिसको बेटा मर्जी हो। अब वैसे अगर आपको कंफ्यूज मैं ना करता, थोड़ा मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको है, तो मुझे इस वाले एंगल को थीटा ही लेना चाहिए था बेटा, ए और बी के बेटा बीच का एंगल हमें थीटा लेना चाहिए था। तो थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी। आप कहें तो मैं मिस्टेक को सुधार दूं, जरूरत है क्या? छोड़ दें इसको ऐसे बेटा, आप समझ गए बेटा होंगे। बेसिकली ए और बी के बीच का एंगल जो थीटा होता है उसको हमने अल्फा मान लिया। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आप बिल्कुल बेटा कंफ्यूज नहीं हो बेटा इसमें। वो आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहां कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया तो अपने अकॉर्डिंग हमने ले लिया। मेन गोल था ए और बी के बीच का एंगल निकालना, और वो एंगल बेटा हमारा 120 आ गया इस मेथड से, और फॉर्मूले वाले से बेटा भी हमारा कितना आ गया 120 आ गया। तो आप एक बार में एक ही सॉल्व करेंगे, या तो आप ये मेथड लगाएंगे या बेटा वो वाला मेथड लगाएंगे जो हमने आपको आगे बताया। दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना बेटा, एक बार में सिर्फ एक मेथड ही लगाएंगे आप। नाउ अगला बेटा क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया बेटा है, आइए इसको ही पढ़ते हैं एक बार, फिर मैं समझाऊंगा सर इसको। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, पढ़ते हैं पूरा, इज नॉर्मल टू स्मॉलर वन एंड इज ऑफ 10 न्यूटन। फाइंड द टू वेक्टर्स। अब आइए पढ़ते हुए समझते हुए पढ़ते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट है एक, दो वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट है। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 150 डिग्री है, 150 डिग्री है। इज नॉर्मल टू स्मॉलर वन, कौन? जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, और कितनी वैल्यू का है? 10 न्यूटन का है। तो बताओ दोनों वेक्टर क्या होंगे? आइए इंफॉर्मेशन एक बार फिर से देख लेते बेटा। है कह रहा है कि रिजल्टेंट टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट 150, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा है वो 150 है। उनका रिजल्टेंट है जो छोटे वाले के परपेंडिकुलर है। तो मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए छोटा वाला है, बी बड़ा वाला है। आर वेक्टर रिजल्टेंट है जो छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, बना दी बेटा सिंपल हमने। और आर की बेटा वैल्यू बेटा कितनी है? 10, तो आर बेटा वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 10 है। तो बताओ ए और बी की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन समझ आया बेटा? अब देखिए, पिछला क्वेश्चन बेटा हमने दो मेथड सॉल्व किया, एक ज्योमेट्रिकली डायग्राम बना के, और एक हमने बेटा उसको फॉर्मूले से सॉल्व किया। अब ये जो बेटा क्वेश्चन है, अगर हम ज्योमेट्री से सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से बहुत फास्ट बनेंगे। और आप ज्योमेट्रिकल मेथड कहीं भी लगा सकते हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है, हर जगह बेटा लगा सकते हैं। कोई नहीं कहेगा कि मैं आपके मार्क्स काट लूंगा, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत फास्ट और बहुत आसान। और देखो कैसे। तो हमारे पास बेटा क्या क्या है? दो वेक्टर हैं ए और बी। क्वेश्चन फिर से समझते हैं, फिर मैं सॉल्यूशन पे आता हूं। दो वेक्टर हैं ए और बी, ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 150। उनका बेटा रिजल्टेंट है आर, आर छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, मान लो छोटा वाला ए है, और आर की वैल्यू बेटा कितनी हमारे पास है? 10 है, ये मैंने आपको बताई पहले भी। तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? अब आइए सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा चलो मान लो ये छोटा वाला वेक्टर हमारा ए है, डन। उनका रिजल्टेंट जो है छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो उसको हमने ऊपर बना दिया। अच्छा, अब बी को बनाने की बारी है। बी कैसे बनाओगे बेटा? बी यहां बनाओगे, यहां बनाओगे? ऑफ कोर्स यहां बनाओगे। क्यों? बात हो चुकी है। जब ए और बी को टेल के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में होता है, मिडिल नहीं। बीच में, मिडिल नहीं, बिटवीन। तो बी को यहां बनाना पड़ेगा। वैसे एक वजह और भी है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 150। तो अगर हम बी को यहां बना देते हैं ऐसे, तो ये एंगल तो 150 नहीं होता कभी, तो हमें यहां बनाना पड़ेगा जिससे ये एंगल 150 आ जाए। हमें यहां बनाना पड़ेगा बेटा जिससे ये एंगल 150 आ जाए। तो ये बेटा एंगल जो हमारा है 150 है।
बट आगे ध्यान देना, आगे ध्यान देना बेटा। देखिए ये 150 है, 150 में ये कितना है 90, तो 150 माइनस 90 बेटा कितना बचेगा 60। ये एंगल बेटा 60 बच गया। अब आगे चलिए, ए को पकड़ के यहां से यहां ले आओ, ये मैंने लंबा बना दिया, छोटा बनेगा बेटा, इसको पकड़ के यहां ले आया बेटा, तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया। ये बन गया ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बन गया तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ये बी वेक्टर है, इसकी लंबाई को, इसकी मैग्नीट्यूड को बी बोलेंगे। ये ए वेक्टर है, इसकी लंबाई को, इसकी मैग्नीट्यूड को ए बोलेंगे। ये आर वेक्टर है, इसकी लंबाई को, इसकी मैग्नीट्यूड को आर बोलेंगे। आर बेटा है, बताओ बेटा कितना 10 है यहां पे, इसको मैं रब कर देता हूं, ये 10 दे रखा बेटा क्वेश्चन में। तो ये लंबाई जो बेटा है ये आर है, ये 10 है बेटा। ये लंबाई जो ए वेक्टर की बेटा है ये ए है, और ये लंबाई बेटा बताओ बेटा कितनी है, बी है। अब हमें बेस, ये थीटा है 60, इसके सामने परपेंडिकुलर ए होगा, ये 7 वाला बेस आर 10 होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज बी होगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा दे बेटा। हम क्या बोलेंगे, पहले देखो बेटा कॉस बोलेंगे। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 60 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस बेटा कितना है 10, हाइपोटेन्यूज बेटा बेटा बोलो बेटा कितना बी। नाउ कॉस 60 बेटा कितना होता है हाफ, 10 अपॉन बी, क्रॉस कर दो, बी इधर 2 इधर, बी बताओ बेटा कितना हुआ 20 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन में था। डन। आगे सुनो, अब हमें बेटा ए निकालना है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये थीटा मतलब एंगल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर ए, बेस 10, तो tan यूज किया। tan 60 इज परपेंडिकुलर ए अपॉन बेस 10। tan 60 कितना होता है √3, क्रॉस करो बेटा, तो बताओ ए यहां बचा, ये कितना है 10√3 न्यूटन बेटा। तो जो हमें गिवन था उससे हमने बेटा ए और बी की वैल्यू निकाल ली बेटा। अब देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री से निकाली, यही अगर हम फॉर्मूलाज जाते, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं अपने आप बेटा, अगर हम यही फॉर्मूलाज जाते तो बहुत ही टफ पड़ता। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल ट्रिक दे दी बेटा, कहीं भी अप्लाई करो, कि जब भी दो वेक्टर होंगे उनका रिजल्टेंट होगा, जब भी दो वेक्टर होंगे उनका रिजल्टेंट होगा, और वो नॉर्मल हो, अगर नॉर्मल हो परपेंडिकुलर हो तो डायग्राम बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना बेटा बहुत आसान हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। वैसे न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं लेकिन वो लंबा पड़ेगा, हमें डायग्राम से आसान पड़ेगा। तो जब बेटा प्रैक्टिस करोगे तो आप वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन को डायग्राम से भी सॉल्व करने की कोशिश करना बेटा। आपको मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको बताता रहूंगा कि यहां डायग्राम बना सकते थे हम, तो जहां कोशिश बेटा करेंगे जहां जहां डायग्राम बन सकता है वहां क्वेश्चन को हम डायग्राम से ही सॉल्व करें। इक्वेशन तो हम लगा ही सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन को दोनों से बताया आपको, तो डायग्राम से बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। कोशिश करो डायग्राम से, तो डायग्राम से विजुलाइज भी अच्छा होगा और आसान बनेगा, फास्ट बनेगा बहुत बेटा। और ये है बेटा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, हम बस खत्म करने वाले हैं क्लास को। एक बार जरा पढ़ें क्वेश्चन को एक बार अपने आप। तो इसको बेटा पढ़ते पढ़ते समझाता हूं। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 16। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 16। मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो उनके मैग्नीट्यूड ए और बी हैं, उनके मैग्नीट्यूड का सम 16 है। मान लिया एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो उनके मैग्नीट्यूड ए और बी हैं, उनका सम कितना है 16। क्या बोला, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स is 16 and the magnitude of their big mistake, देखिए सर मुझसे गलतियां होती रहती हैं, मैंने बेटा आपसे पहले कहा कि आपको दिल बड़ा रखना है अपना,
गलतियां लाइफ के पार्ट हैं बेटा, वो हमसे होंगी बेटा, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, गलतियां हमसे होती रहेंगी। अगर हमें इंसान बने रहना है, अच्छा इंसान बनना है, तो हम क्या करें, फौरन अपनी गलतियों को मान लें बेटा, उसमें कोई शर्म नहीं बेटा। शर्म तब है जब अपनी गलतियों को हम एक्सेप्ट ना करें बेटा। आ जाओ भाई, यहां पर फिर से पढ़ते हैं। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 16, मैंने बताया, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 8। इन दोनों का रिजल्टेंट है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। उसकी जो मैग्नीट्यूड है आर बेटा वो कितनी बताओ है, 8 है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। दो वेक्टर ए और बी हैं, उनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जो आर है वो 8 है। फाइंड द टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर ए और बी की वैल्यू बताओ इफ द रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू स्मॉलर वन, अगर रिजल्टेंट छोटे वाले के नॉर्मल है तो। क्वेश्चन फिर समझा दो बेटा हूं, दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके मैग्नीट्यूड ए और बी हैं, उनका सम 16 है, उनका रिजल्टेंट आर वेक्टर है, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड आर है वो 8 है। अगर जो आर वेक्टर है, अगर जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो बताओ ए और बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा। क्वेश्चन क्लियर हो बेटा, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब देखोगे आप बेटा कि इस क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूलों से करेंगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा, डायग्राम से ये चुटकियों में सॉल्व होगा। आओ देखो कैसे। हमने कहा भाई ये मान लो ए वेक्टर है, थोड़ा बना के रखा मैंने पहले से, और आर वेक्टर ऊपर माना जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दे रखा है, दे रखा क्वेश्चन बेटा कि आर वेक्टर जो है पीछे बताया ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब बेटा हमें बी वेक्टर बनाना है, हमने ए बना लिया, आर बना लिया, बी कहां बनाओगे, हम या तो ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, हम इधर बनाएंगे। क्यों, मैं बता चुका हूं, ए और बी को जोड़ना है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर दे रखा है हमें, तो हमें ए और बी को जोड़ना है, तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में आना चाहिए। तो रिजल्टेंट बेटा यहां पर बीच में आ गया, तो हम तभी आया जब ए बी इधर बनाया, अगर बी यहां बनाते तो रिजल्टेंट बाहर हो गया, ये ए ये बी होता तो ये आर तो बाहर हो गया उन दोनों के, तो बी यहां बनेगा, रिजल्टेंट बीच में आए। अब आगे बढ़ो, ए वेक्टर को पकड़ के यहां ले आओ, तो ये बेटा हमारा ए वेक्टर हो गया। इतना बेटा समझ में आई बात सबको। अब आगे सुनो, ये ट्रायंगल बनने के बाद में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री की बात करेंगे। देखो ये आर वेक्टर है, इसकी लंबाई इसकी मैग्नीट्यूड को आर बोलेंगे, ये ए वेक्टर है, इसकी लंबाई या इसकी मैग्नीट्यूड को ए बोलेंगे, ये बी वेक्टर है, इसकी लंबाई या मैग्नीट्यूड को बेटा हम लोग बी बोलेंगे, और पाइथागोरस लगा देंगे इसमें। हाइपोटेन्यूज बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर प्लस बेस आर का स्क्वायर। इतनी समझ में आई बात बेटा। अब आगे सुनो, आगे सुनो बेटा ध्यान से। देखो यहां पे हमें पता है पिछले कि आर की बेटा वैल्यू कितनी है, 8 है, पीछे बताया, और a प्लस बी बेटा कितना बोलो 16 है। अब ध्यान देना बेटा, b को b लिखा, यहां देखो a को लिख सकते हैं, b उधर ले जाओ बेटा, तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा, a हो जाएगा हमारा 16 माइनस b, b को उधर ले आए तो a कितना हो गया 16 माइनस b, और r बेटा कितना बेटा हमारा 8 है, तो r को बेटा 8 पुट कर दिया। चलो सॉल्व करते हैं, b स्क्वायर आ गया, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 16 स्क्वायर बेटा कितना होता है 256। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम 20 तक के बेटा, ध्यान रखें कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स हमेशा याद होना चाहिए आपको। अगर आप फास्ट करना चाहते हैं कैलकुलेशंस को बेटा, तो आपको 20 तक के स्क्वायर्स याद होना चाहिए, 20 तक के टेबल्स और 20 तक के स्क्वायर्स आपको हमेशा याद होना चाहिए बेटा, अगर आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मेरी कैलकुलेशन बड़ी वीक है सर, तो बेटा जो वीकनेस होती है कैलकुलेशन की कई बार वो टेबल्स याद ना करने से होती है, स्क्वायर्स याद ना होने से बेटा होती है। 20 तक के स्क्वायर्स 20 तक के टेबल्स याद कर लो बेटा, देखें फिर कितना आसान लगेगा। आ जाओ बोर्ड पे,
तो 16 स्क्वायर इज 256 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab होता है ना बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू 16 32 इंटू बी, और 8 स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 64। अच्छा, बी स्क्वायर बेटा क्या करेगा यहां से कैंसिल, 32b को इधर ले आओ, 256 को जब जोड़ोगे 64 से अपने आप जोड़ लोगे बेटा तो वो आएगा 320, 32 को नीचे लाओगे डिवाइड होगा बेटा ये, तो ये आंसर बेटा बी का बेटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 को यहां पुट करो तो a कितना होगा 16 माइनस बी, 16 माइनस 10 बताओ बेटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आंसर आ गया, a 6 होगा b 10 होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी बेटा। तो ये सवाल हमने चुटकियों में सॉल्व कर लिया पाइथागोरस का इस्तेमाल करके बेटा। यही बहुत लंबा 2 पेज का सवाल होता अगर हम इसको फॉर्मूलों के थ्रू जाते। फॉर्मूले कौन से? 2 फॉर्मूले, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan phi इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर बेटा उससे जाते तो बहुत लंबा पड़ता बेटा ये। और सर देखते हैं हम लोग आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन और क्लास को बेटा खत्म करते हैं बेटा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा है, तो इसको हम साथ साथ बेटा सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेटा पढ़कर ही समझने वाले हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बेटा ऐसी है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं इसको। देखिए, फॉर द वेक्टर्स ए बी एंड सी, 3 वेक्टर हैं बेटा, कौन कौन? ए बी एंड सी। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर बेटा कितना है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। ए वेक्टर कितना है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर 3, 4 एंड 5। मतलब ए की कितनी बेटा है? 3, बी बेटा कितनी? 4, और सी बेटा कितनी है? 5। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो बताओ ए और सी के बीच का एंगल कितना होगा? क्या कंडीशन बेटा है? 3 वेक्टर हैं ए बी सी, मैग्नीट्यूड कितनी है? 3, 4, 5, और कंडीशन क्या है? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर बेटा हमारे पास है। तो बताओ ए और सी के बीच का एंगल कितना होगा? अब देखिए, हमें एंगल बेटा निकालना है, तो या तो हम इक्वेशन को सॉल्व करें या हम डायग्राम मेथड से हैं जो हमने बेटा आज सीखा। तो हम लोग जाने वाले हैं डायग्राम मेथड से। हम इक्वेशन से भी जा सकते हैं, लेकिन आज गोल है डायग्राम मेथड से सॉल्व करना। आइए देखिए, 3 वेक्टर बेटा हमारे पास हैं। 3 वेक्टर अगर एक क्लोज फिगर बनाएंगे तो क्या बेटा बनाएंगे? ट्राइंगल। तो हमने बेटा बना लिया ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा बनेगा? 3, 4, 5 पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ये सारे बच्चों को पता होगा बेटा, आप सबको पता होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। मान लो बेटा ये हमारे पास A है, ये 3 है, ये B है, ये 4 है, ये C है, ये बेटा हमारा कितना बेटा बोलो है? 5 है। इतना समझ आया बेटा? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया बेटा ABC का। C हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि वो 5 है। ए बी में कुछ भी हो सकता है, ये ए, ये बी, ये बी, ये ए या ये बी, कुछ भी हो सकता है, इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तो सी होगा। अच्छा, अब देखो कंडीशन बेटा क्या दे रखी है हमें? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर। तो बी में हमने किसको जोड़ा बेटा? सी को। उसका जो सम है, जो रिजल्टेंट है बेटा, वो कौन आया? ए। अब पहले इस बात को समझते हैं बेटा। देखो, ट्राइंगल रूल बेटा हमने सीखा था कि अगर मान लो ये ए वेक्टर बेटा है और ये बी वेक्टर है, अगर बी को, इसको भूल जाओ बी, अगर हम बी को ए से जोड़ रहे हैं तो बी का टेल ए के हेड पर रखते हैं बेटा, दोनों मिलकर एक नया वेक्टर देते हैं आर। आर कितना बेटा होता है? ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर होता है, हम लोग कहते हैं ऐसा। तो आर ऐसे होता है बेटा, ऐसे, ये आर होता है। आर कहां से स्टार्ट हुआ है? ए के टेल से। आर कहां गया है? बी के हेड तक। तो जब आप ए और बी को जोड़ेंगे तो बी का टेल ए के हेड पे रखेंगे, उनका रिजल्टेंट आएगा जो पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक होगा। ये बेटा हमने इस स्टाइल में सीखा था। अब ध्यान दे बेटा,
हमने ऐसे भी सीखा था कि हम यहां से अगर यहां आए तो इस रास्ते पे एक वेक्टर पड़ा, कौन? सिर्फ आर। इस रास्ते पे दो पड़े, पहले कौन पड़ा? ए, फिर कौन पड़ा? बी, ए प्लस बी, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी। हमने ऐसे भी सीखा था पिछले क्लास में। अब इसी बात को इसमें लगाते हैं, बी सी को जोड़ा गया, ठीक? तो मानो बेटा ये बी वेक्टर ऊपर की तरफ है बेटा, ऐसे अगर बी में सी जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? सी का टेल ए के हेड पे रखेंगे। जैसे यहां बी को जोड़ा ए से, तो बी को जोड़ा जब ए से तो बी का टेल कहां रखा? ए के हेड पे रखा। उसी तरीके से जब सी को बी से जोड़ेंगे तो सी का टेल बी के हेड पे रखेंगे। तो सी का टेल बी के हेड पे क्या रखेंगे बेटा? ऐसे रखेंगे। देख सकते हैं आप? तो बी और सी को जोड़ा तो बी नीचे से ऊपर हो गया, टेल से हेड हो गया। सी को जब जोड़ा बेटा तो इस तरह जोड़ो कि सी का टेल बी के हेड पे हो। या देखो यहां बेटा, जैसे ना ए को किससे जोड़ा बेटा? बी से जोड़ा, तो पहले ए बनाया फिर बी बनाया, एक के बाद एक बनाया, बी का टेल ए के हेड पे रखा। सेम उसी तरीके से बी से जब सी को जोड़ा तो बी को बनाया और बी सी का टेल बी के हेड पे रखा। अब यहां रिजल्टेंट बेटा कौन है? बोलो आर। तो सोचो यहां रिजल्टेंट बेटा कौन है? ए। आर कहां है? ए के टेल से कहां तक? बी के हेड तक। तो सेम उसी स्टाइल में जो ए होगा कहां होगा? बी के टेल से ए के हेड तक होगा। सॉरी, ए जो होगा बी के टेल से सी के हेड तक होगा। तो ये बेटा हमारा ए होगा, ऐसे ऐसे। ये बेटा हमारा हो गया रिजल्टेंट। अब देख भी लो कि अगर हम इस पॉइंट से चलें तो इस रास्ते पे सिर्फ एक वेक्टर पड़ेगा, कौन? ए। हमने ए लिख दिया। इस रास्ते पे चले, पहले बेटा कौन पड़ा? बी, और फिर बेटा कौन पड़ा? सी। तो इस रास्ते पे बी प्लस सी। तो ये बेटा हमें लिख दिया यहां पे इस तरह से। कि मेरी बात समझ पाया बेटा यहां पे? यस। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे बेटा ध्यान देना, यहां पे यहां पर हमने देखा ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमने ट्रायंगल बना, रूल बना लगा दिया यहां पे, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, बना लिया। अब हमें ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। देखो ए और सी के हेड एक साथ हैं, दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला बेटा। कौन सा एंगल लेते हैं? छोटा वाला, तो उसको हम थीटा मान लें बेटा। नाउ थीटा के सामने क्या हुआ बेटा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। इसको बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या बेटा होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। तो बताओ बेटा क्या लिखोगे? 4/5। तो पिछले क्लास में बेटा बताया था मैंने, इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। सोचो साइन नीचे गया तो पावर 1 लेके जाएगा, ऊपर आएगा तो साइन इनवर्स 4/5 बेटा। कुछ समझ में आया बेटा? तो ये बिल्कुल आसान सा बेटा क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने वाला था लेकिन कोई टफ नहीं था बेटा। ऐसा मैंने पिछले क्लास में बेटा आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन जो लास्ट क्लास बेटा मैंने कहा उसको बार बार बेटा प्रैक्टिस करना। जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना क्लैरिटी बढ़ती चलेगी बेटा। वेक्टर अगर आपने क्लियर कर लिया बार बार प्रैक्टिस करके बेटा इन्हीं क्वेश्चंस को बेटा, तो 100% आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली बेटा है ना। इसी के साथ बेटा ये क्लास खत्म होता है, नए क्लास में मिलेंगे बेटा, वेक्टर बेटा पढ़ेंगे। गुड लक।